करोड़पति बनने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, करोड़पति बनने का पहले तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। ये जो आजकल की जेन ज़ी है, मिलेनियल है, ये रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं। 2 तरीके ज़रूर हैं। पहला तरीका आपकी लॉटरी निकल आए कि आपने टिकट खरीदी और या कौन बनेगा करोड़पति और समथिंग लाइक दैट। बट या फिर आपको वसीयत में मिल जाए, यानी कि कोई आपके नाम, आपके बुजुर्ग अपनी बड़ी प्रॉपर्टी कर गए और आप रातों रात अमीर बन गए। उनको मैं एक तरफ कर देता हूँ, क्योंकि वो उनकी जो परसेंटेज है शायद 0.00001% होगा, अश्मिता, इज़न्ट इट? अपनी कमाई से जब आप करोड़पति बनते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि शॉर्टकट नहीं है। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप लगे रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा पैसे पे ना ध्यान दे के आप अपने काम पर, और जहाँ तक बात, क्योंकि मैं फाइनेंस और अर्थशास्त्र की जगत से आता हूँ, तो उसमें कहावत होती है दैट इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा। ऐसा पैसा भी बदले में काम चाहता है, वो आपके लिए काम करके देगा, पर पहले आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा अश्मिता, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। अमीर बनने के लिए और वेल्दी बनने के लिए कुछ नहीं में से कुछ तो निकल आता है, पर हकीकत यह है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। और जितने भी दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, मैं दुनिया के सबसे अमीरों की बात कर रहा हूँ, जेफ बीजोस हैं, एलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, भारत में आ जाएं अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं। इन दोनों के नाम तो और वजह से भी लिए जाते हैं एक साथ, उसमें हम नहीं जाते। इनका पैसा ही पैसा बना के देता है, या दिया है, मैं कहूँ अगर हिस्ट्री में जाऊँ। और वेल्थ का तो नियम ही यही है, आप कहीं पैसा कमाते फिर निवेश करते हैं, निवेश करके उस पैसे पे रिटर्न आता है, या वो पैसा मल्टीप्लाई होके दुगना तिगुना हो जाता है, जो भी होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो मैं यही करना चाहूँगा कि पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। आपको माया ही माया को खींचती है, अच्छा लगे या ना लगे। पर लोग इसमें कमेंट करके कहते हैं भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम तो इसका मतलब कभी बन ही नहीं सकते। पर कहीं तो शुरुआत होती है ना। आप अगर इन अमीरों की भी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं से इन्होंने शुरुआत करी थी, और वो शुरुआत होते होते इतने बड़े बन गए कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में उनकी गिनती होने लगी। तो शुरुआत में तो मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि माने किसी की सैलरी जो है 10,000 रुपये है पर महीने, मतलब पर मंथ चल रही है, और वो सेविंग करना चाहते हो, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो? देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अश्मिता 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आप सेव करते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ करना चाहते हो तो बात की बात है। पहले ये बताइए कि वो कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं सेविंग करने में, और ये तो मुझे लगता है यूनिवर्सली अप्लाई होता है। सेविंग को लोग वो समझते हैं जो सब खर्च करने के बाद बच गया, ऐसे ही मानते हैं। मान लीजिए आपने कहा 10,000 सैलरी है, तो उसने 9,000 खर्च कर दिया, 1,000 रुपये बच गया। किसी महीने 9.5 खर्च कर दिया, 500 रुपये बच गया। किसी महीने 8 ही खर्च हुए, 2,000 रुपये बच गए। ये सेविंग नहीं है। हैरानी होगी आपको सुन के। सेविंग मेरी परिभाषा में वो है जो आप सैलरी आते ही पहले सेविंग को खर्च मान लें। और अगर मैं इसको आपके दिए वो उदाहरण से करूं, तो मेरी परिभाषा में सेविंग कम से कम 20% होनी चाहिए। यानी कि आपके उदाहरण में 10,000 सैलरी वाले को 2,000 रुपये सैलरी आते ही किसी एक दूसरे बैंक अकाउंट में रख देनी चाहिए, और मानना चाहिए कि मेरी सैलरी केवल 8,000 है। और देखिए, अब कोई कहेगा बड़े मजे से कह दिया यार ये तो पहले ही सैलरी कम है, और ये भाई कह रहा है कि उसमें से भी 20% निकाल के एक तरफ रख दो, हमारा तो भैया 10 में भी गुजारा नहीं होता। और शरद कोहली कह रहा है कि 8,000 में गुजारा कर लो। जी हाँ, अगर अमीर बनना है तो करना पड़ेगा। हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है थोड़ा सा कंजूस। तो मैं समझता हूँ अच्छा वर्ड नहीं है, पर किफ़ायती बन चाहिए। मतलब आप तो उस 20% को एक तरफ जब आप रखते जाएंगे निरंतर, तो आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होगी। और वो उस सेविंग को जब वो कुछ हो जाए फिर उसको आप निवेश करें।
अब निवेश क्या होता है उस पर अलग से आएंगे, पर पहले तो सेविंग करने का तरीका यह है, यानी सेविंग को खर्च मान के तब बात बनेगी। सेविंग बचा हुआ पैसा नहीं है, सेविंग पहले जानबूझकर निकाला हुआ पैसा है और उस पैसे के लिए कुर्बानी दी हुई है। कुर्बानी ये दी हुई है कि 10 में से मैंने सैलरी को 8 मान लिया, 50,000 सैलरी है साहब, 10,000 निकाल दीजिए एक तरफ, दुआ देंगे मुझे कल को। आज आप मुझे गाली दे सकते हैं कि मेरी सैलरी 50 की 40 कर दी इस व्यक्ति ने, पर जब ये बढ़ के आपको करोड़पति बना देगी या जब आप अमीर बन जाएंगे वाकई में, तब आप मेरी बात को याद करेंगे कि किसी ने मुझे तब कहा था कि सेविंग कैसे करनी चाहिए, तो आज मैं इस मकाम तक पहुंच पाया हूं या पाई हूं। तो पहले तो सेविंग करने का तरीका अश्मिता मैंने आपको बताया जी। इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट, अब जब सेविंग आपकी बन गई यानी कि आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, और ऐसे अकाउंट में रखिए अश्मिता जिसकी चेकबुक भी खो दीजिए, एटीएम कार्ड भी खो दीजिए और ऑनलाइन पासवर्ड भी भूल जाइए, सब कुछ भूल। क्यों मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे अजीब आदमी है, लोग कहते हैं संभाल के रखो, कहता भूल जाइए, खो जाइए, जिससे कि आप उस पैसे को निकाल ना पाए। बैंक पे जाके तो आप कभी भी निकाल सकते हैं ना, या अपने आरएम को फोन करके, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, जाके फोन करिए कि भाई मेरे से चेकबुक खो गई, एटीएम खो गया, अब मैं पैसा कैसे निकालूं। और मैं चाहता हूं कि आप ना निकालें, उस पैसे को जुड़ने दीजिए। जब वो कुछ जुड़ जाए तो फिर आप उस अकाउंट से उसको निवेश शुरू करिए, थोड़ा सा निवेश शुरू करिए। अब निवेश कहाँ कहाँ करिए, आपका अगला सवाल ये था कि उसको कैसे निवेश किया जाए। तो मैं कम से कम 5 चीजें आपको बता रहा हूं, जहां पर 5 एसेट क्लासेस जहां पर आप निवेश करिए। कुछ पैसा तो सेविंग्स में ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको कल को इमरजेंसी होती है, कोई मुसीबत आ जाती है, आपको पैसा चाहिए, तो कुछ पैसा रहने, थोड़ा पैसा। कुछ उसमें से एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट। उसको मैं एक आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। बैंक के फिक्स डिपॉजिट जो लोग करते हैं, करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए होती है, इमरजेंसी में, मजबूरी में जरूरत पड़ सकता है। सेविंग में पैसा मत रखिए, एफडी में रख दीजिए। कम से कम आपको 6-7%, 8% जो भी एफडी के रेट्स हैं, हालांकि घट रहे हैं अब, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स वैक्स कट के कम रह जाता है, पर कुछ पैसा वहां रखना पड़ेगा 20% के आसपास। यानी कि अगर आपकी सेविंग 1 लाख हो गई है तो उसमें से 20,000 रुपए आप एफडी में डाल दीजिए। अब आए अगले 20,000। अगले 20,000 आप म्यूचुअल फंड्स उसमें रखिए, और म्यूचुअल फंड्स में भी रखिए आप एसआईपी के जरिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप जिसको कहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें डालते जाइए। ये हो गया अगला 20%। तीसरा 20% आजकल जिसका बोलबाला है, गोल्ड और सिल्वर, इसके ईटीएफ्स में या इसके बार्स और कॉइन्स में आप लेके रखिए। और ये सब के सब अश्मिता लंबे पीरियड के लिए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 6 महीने के लिए रखा, 8 महीने के लिए रखा, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, जब मैं लॉन्ग टर्म कह रहा हूं तो मैं 5 से 10 साल का नजरिया लेके चल रहा हूं। मैंने कहा ना, रातों रात नहीं बनेंगे अमीर आप, रातों रात बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं है। और 3 हिस्से हो गए। चौथा हिस्सा आप आइए, आप कुछ शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, और मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपके चैनल पर कि हम और आप जो भी बातें कर रहे हैं वो कोई निवेश की सलाह नहीं है, वो एक जनरल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जो भी जिस पे भी आपको विश्वास है, आप उस पर एडवाइस लेके आप निवेश करिए। हम एक इन्वेस्टमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे शेयर मार्केट का बहुत साल का तजुर्बा है और जो बहुत कॉन्फिडेंट है, आपका पैसा डुबोएगा नहीं, उससे आप सलाह लेके करिए। अब बचे बाकी के 20%। अब ये जो 20% है, मैं सलाह दूंगा कि आप उसको रियल एस्टेट में करिए। अब आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि साहब मेरे पास तो 1 लाख रुपए था, भला बताइए कि 20,000 रुपए में कौन सी रियल एस्टेट आ रही है? बिल्कुल। क्या मैं अपार्टमेंट खरीद सकती हूँ? क्या मैं, इसमें तो टॉयलेट भी नहीं आएगा, इसमें तो एक बाथरूम, एक स्टोर रूम भी नहीं आएगा, दुकान ऑफिस तो दूर की बात है। इसके जवाब में मेरा रिप्लाई ये रहेगा कि आ सकता है। कैसे आ सकता है? आज मैं आपको ये राज खोल देता हूँ। 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं रियल एस्टेट में। इस प्रोडक्ट के नाम है रीट और इनविट। रीट है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक एक म्यूचुअल फंड की तरह। आपको विश्वास नहीं होगा, एक ट्रस्ट बनाते हैं ये लोग, और एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई जाती है। ये कंपनी क्या करती है अश्मिता, जैसे मान लीजिए कहीं ऑफिसेस बन रहे हैं, ये उस ऑफिस में स्पेस खरीद लेगी, उसको किराए पे चढ़ा देगी, और कहाँ से पैसा आएगा? सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो पैसा डाला होगा
उस पैसे को इकट्ठे करके ये उसको ऑफिस को खरीद के किराए पे चढ़ा देंगे, और जो किराया आएगा ना, उस किराए को उन सब लोगों में बांट देते हैं जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस ऑफिस को खरीदने में कंट्रीब्यूट किया था। और मान लीजिए ऑफिस इन्होंने लिया 10 करोड़ का, और वो ऑफिस की वैल्यू कल को हो गई 15 करोड़, ये उसको बेच भी देते हैं, और उस 5 करोड़ को भी ये डिविडेंड के तौर पर उन सब लोगों में बांट देते हैं जिनके पैसे से मिल के ये रियल एस्टेट आई थी। तो ये एक नई चीज़ आई है, और मुझे लगता है ये कल के लिए बहुत अच्छी, यानी कि टुमारोज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नया है। तो इस प्रकार से जब आप फैला के इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे, मेरे से एक सवाल और पूछ सकते हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर इतना भाग रहा है तो आप सारा का सारा गोल्ड सिल्वर में क्यों नहीं सलाह दे रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि एफडी में रखो, शेयर मार्केट में रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, रियल एस्टेट में रखो? आप ऐसी सलाह क्यों, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। कभी भी एक ही जगह सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। अब मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो किसी ने कहा साहब गोल्ड सिल्वर तो सब लोग कह रहे हैं बहुत बुलिश है, कोई कह रहा है 3 लाख जाएगा, कोई कह रहा है 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा, कोई कह रहा है 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। तो क्यों आप नहीं कह रहे? पर अगर मैं इसमें काल्पनिक बात जोड़ूं, और क्या पता कल को कल्पना सच हो जाए, कि गोल्ड सप्लाई पर डिपेंड करता है। आज हमारे कुल 50,000 से 1 लाख टन अश्मिता गोल्ड बचा हुआ है, जो कि अभी निकलना बाकी है। और ऐसा माना जाता है कि पानी के नीचे बहुत सारा गोल्ड है, समुद्र के नीचे, परंतु उसको निकाल पाना इतना कठिन है और इतना महंगा है कि वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। मतलब वहां पर उसको निकालने की अभी तक कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। इलॉन मस्क साहब ने तो ये कहा कि अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सोने के बने हुए हैं, और वो स्पेस माइनिंग की बात करते हैं कि हम उन किसी प्लैनेट्स को तोड़ के कुछ हिस्सा ले आए सोने का और धरती पर ले आए, इस तरीके की बात करते हैं। काल्पनिक बात लगती है, पर मान लीजिए सच हो गई तो गोल्ड की तो बहुत सारी सप्लाई आ जाएगी। तो कल को मान लीजिए गोल्ड गिर भी सकता है, या समुद्र के नीचे निकालने की कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो गोल्ड गिर सकता है, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत कम आएगी। तो इसलिए अपने रिस्क को स्प्रेड करके रखना चाहिए। काल्पनिक बातों के आधार पर मैं सलाह और बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक रिस्क को फैला रहा हूं। खाली आपने म्यूचुअल फंड में किया तो शेयर मार्केट पे निर्भर है, खाली शेयर्स में किया तो शेयर मार्केट पे निर्भर है, खाली एफडी में किया तो एफडी के तो रिटर्न ही बहुत अच्छे नहीं होते, मुश्किल से काट पीट के 4-5% रिटर्न मिल जाते हैं, टैक्स वैक्स काट दें। खाली रियल एस्टेट में किया तो कल को रियल एस्टेट का बढ़ना बंद भी हो सकता है, रियल एस्टेट की प्राइसेस में करेक्शन भी। तो आप जब स्प्रेड करके रखते हैं तो क्या होता है, आप अपने रिस्क को फैला देते हैं। भले ही आप 20-25% रिटर्न की बजाय 10-12% रिटर्न ले रहे हैं, पर कम से कम रिस्क ही कम हो जाता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है, और आपको कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है।